नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। इंडिया न्यूज में एक बार फिर से हम खास शख्सियत से मुलाकात कर रहे हैं। मुलाकात आपने देखा होगा, लोकसभा में एक चेहरा जो कि सरल है, सौम्य है और सुंदर भी है। अक्सर लोकसभा के कैमरे में आपको दिखाई देता होगा। आपको नहीं समझ में आया, मैं आपका परिचय करा देता हूं। इस वक्त हम मौजूद हैं सीधी की सांसद रीति पाठक जी के यहाँ पर। उनसे मुलाकात करेंगे, तमाम सवालों पर पूछेंगे और जानेंगे कि उनका 2 साल का कार्यकाल कैसा रहा है। रीति जी, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। आपका ये दूसरा कार्यकाल है और दूसरे कार्यकाल में आपने लोकसभा में बेहतर उपस्थिति दी है, क्योंकि जब भी सदन की कार्रवाई होती है मैं आपको देखता हूं। लेकिन सबसे बड़ा दिन तो इस बात को लेकर है कि महिला सशक्तिकरण को लेकर जो बात चल रही थी, महिला आरक्षण बिल जो सालों से लंबित है, वो पास हो गया है। मैंने तमाम तस्वीरों में देखा कि आपने इतनी मिठाई खिलाई, तमाम महिला सांसदों ने, चाहे वो किसी भी पार्टी को, इतनी मिठाई खिलाई कि पता नहीं लोगों को शुगर तो नहीं हो गई हो। तो इस फैसले को लेकर, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस जज्बे को लेकर क्या मानती हैं आप? मैं तो सबसे पहले ये सोच रही हूँ शुरू कहाँ से करूँ। प्रधानमंत्री को धन्यवाद देने से शुरू करूँ, आभार व्यक्त करने से शुरू करूँ, या खुशी जाहिर करके शुरू करूँ कि आपने कहा कि इतनी मिठाई खिलाई। ये वक्त ही आ गया है मुँह मीठा करने का। नए भारत का आगाज हो गया है। और मनोज जी, आप जानते हैं कि जो नेतृत्व हमको मिला है, उस नेतृत्व में अविस्मरणीय और ऐतिहासिक फैसले हुए। और ये फैसले चाहे राम लला को मंदिर में ले जाने के लिए हो, धारा 370 की बात हो, 3 तलाक कानून की बात हो, नए हमारे स्वतंत्रता के परिचायक नए भवन, हमारे नए संसद भवन में हमें प्रवेश कराने की बात हो, और उसके बाद उसमें नई इबारत लिखने का जो काम किया है आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, हम सब शक्तियों को बंधन करके उन्होंने इतिहास में एक विषय स्थापित किया है जो नारी शक्ति वंदन विधेयक के रूप में हमारे समक्ष आया है। और मुझे पता है आप प्रत्यक्ष रूप से भी अप्रत्यक्ष रूप से भी खुशी बहुत जाहिर भी कर रहे हैं, नहीं भी कर रहे हैं, लेकिन बात आप इसी पर करना चाह रहे हैं। तो मैं सबसे पहले तो बहुत आभार व्यक्त करती हूँ अपने नेतृत्व का, नरेंद्र मोदी जी का, जो यशस्वी तो हैं ही, साथ में हम सब बहनों को उन्होंने यश दिलाने का, उनको सुरक्षा दिलाने का, आत्मविश्वास बढ़ाने का काम किया है। तो निश्चित रूप से इसका प्रभाव अतुलनीय है और आगे आने वाला समय इस विधेयक से काफ़ी अच्छा प्रभावित होने वाला है और वो सकारात्मक प्रभाव। बिल्कुल, कहा भी जाता है कि आधी आबादी, कायदे से तो देखा जाए तो आधा हिस्सा मिलना चाहिए, 50% मिलना चाहिए, लेकिन 33% मिल रहा है, ठीक है। आप उस इलाके से आती हैं जो मध्य प्रदेश का सुदूर इलाका है या देश की राजधानी से बहुत दूर है। ऐसे तमाम सारे इलाके हैं। हमने वो तस्वीर देखी है और सबसे बड़ी चीज़ है, आप तो जिला पंचायत अध्यक्ष भी रही हैं। जिला पंचायत में या जनपद में या पंचायत में हमने देखा है कि महिलाएं चुन के तो आ जाती हैं, लेकिन उनको उसके बारे में कुछ पता नहीं होती है। इसलिए हम तस्वीरें देखते हैं। हमने कल ही देखा कि विदिशा में एक पंचायत की बैठक थी, वहाँ पर 7 महिला पंचायत तो आई, लेकिन जो उनके सरपंच पति हैं, वो पति उनकी बैठक को ले रहे थे। तो क्या महिलाओं को जागरूक करने भी ज़रूरत है, उनको ये बताने की भी ज़रूरत है कि भाई इतना बड़ा फैसला हो गया है, आप लड़ेंगी, आप चुन के आएंगी, लेकिन आपको अपने हक और आपको उसकी जानकारी भी होनी चाहिए। निश्चित रूप से देखिए, जागरूकता की जो आप बात कर रहे हैं, तो जागरूक करने का और जागरूक होने का समय कभी खत्म नहीं होता। आप हों, चाहे मैं हूं, चाहे हमारे देश के नेतृत्व हों, वो हर वक्त हर क्षण ऐसा होता है जब वो सीखने का प्रयास करते हैं और हर एक क्षेत्र में वो सीखने का प्रयास करते हैं। तो निश्चित रूप से ये जागरूकता ही है कि हम किसी भी विषय में जागरूक हों, और जो किसी का अधिकार है उस अधिकार का हनन ना हो, तो उसके लिए उसके परिवार का उसका सपोर्ट हो, उसके अपनों का सपोर्ट हो, और विधायी के नीति नियम से वो आगे चल सके और चलवा सके अपने परिवारजनों को, जिसको आधी आबादी के रूप में जैसे आपने बात की, जिनको बाहर लेकर आ रहा है। निश्चित रूप से आपके सवाल पर मैं आती हूँ। देखिए, पंचायती राज जो अधिनियम है उसके तहत आप जानते हैं मैं मध्य प्रदेश से आती हूँ और आप भी, तो मैं बहुत हृदय से आभार करती हूँ वहाँ के नेतृत्व का, शिवराज सिंह चौहान जी का भी। उन्होंने एक बहुत बड़ा क्रांति लाया उस समय, और उन्होंने उसके तहत हमारी उन बहनों को 33% आरक्षण, तो मतलब प्रत्यक्ष रूप से भले ही ना हो, पर अप्रत्यक्ष रूप से 50% से ज़्यादा बहनें निकलकर बाहर आईं। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जब सरकार बनी, तो उन्होंने उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इतनी बहनों को
चाहे वो संगठन के पद में हो, चाहे वो सरकारी नियुक्तियों की बात हो, चाहे वो अन्य विषयों में हो, चाहे वो विधानसभा में या लोकसभा में ले जाने की बात हो, उन्होंने लेकर सहजता से बहनों का आमंत्रण दिया और बहनें आई। लेकिन किसी एक क्षेत्र में किसी एक विषय को कि अभी भी सरपंच पति के माध्यम से काम किया जा रहा है या जिला पंचायत अध्यक्ष के पति के माध्यम से काम किया जा रहा है, या हमारी ऐसा तो सुनने के लिए नहीं आया, पर हमारी विधायक बहनों के पति के माध्यम से काम किया जा रहा है। कोई एक विषय, किसी एक क्षेत्र का विषय इस चीज को ऐसा स्थापित नहीं कर सकता कि आज जागरूकता में कोई कमी है। आज जागरूकता बहुत सहज ढंग से गांव-गांव तक, बहुत निचले स्तर पर पहुंच चुकी है। बहनें अपना अधिकार समझती हैं और बहनें इस बात से जागरूक हैं कि उन्हें क्या करना है, वो किस पद में है। और ये जो विधेयक है, ये जो महिलाओं के लिए उनकी शक्ति को बढ़ाने के लिए जो आरक्षण है, निश्चित रूप से ये उस जागरूकता को 2 गुना 3 गुना ओबीसी आरक्षण की मांग भी उठ रही है। तमाम विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि ठीक है, हम इसका स्वागत करते हैं, हम इसका समर्थन करते हैं, लेकिन ओबीसी महिलाओं को भी आरक्षण मिलना चाहिए। खुद बीजेपी की बड़ी नेता उमा भारती भी यही मांग कर रही हैं और कहती हैं कि अगर नहीं मिलेगा तो मैं विरोध करूंगी, मैं आंदोलन करूंगी। देखिए, इतना विचलित नहीं होना चाहिए। ये जो विषय है ये भी अच्छा है और हर व्यक्ति को इस लोकतंत्र में अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है, चाहे वो विरोधी दल के हमारे जनप्रतिनिधि हो, चाहे वो हमारे अपने लोग हो, चाहे वो अन्य कोई व्यक्ति हो। मैं ऐसा मानती हूँ कि देखिए 27 वर्षों से पड़ा हुआ ये जो विधेयक है, महिला आरक्षण बिल, ये आज जाकर पास हुआ है, तो इतना विचलित होने की क्या बात है। आज हम पहले इसमें जश्न मना लें, बहुत अच्छे से इस भावना को स्वयं तक और जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करें, क्योंकि सभी दल इसमें सहर्ष साथ खड़े थे और राष्ट्र के लिए ये पर्व जैसा एक विषय है कि महिला आरक्षण बिल आज पास हुआ है। आगे आने वाले समय में उसमें भी बात होगी, उसमें भी काम होंगे और निश्चित रूप से मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे ऐसे नेतृत्व हमारे देश में रहें तो कोई भी विषय ऐसा नहीं है जो लंबित रहे। आप 2 बार सांसद हैं, दूसरी बार की सांसद हैं, तीसरा टर्म भी आ चुका है। अगर 2 बार के बतौर सांसद होने के नाते, क्योंकि 2 जिले हैं, सीधी सिंगरौली, आपकी ससुराल भी है और आपका मायका भी है, आपने इस लोकसभा क्षेत्र को इस कार्यकाल में क्या क्या दिया? अब मुझे याद करना पड़ेगा, हिसाब लगाना पड़ेगा, क्योंकि निश्चित रूप से कुछ बड़ी योजनाओं का जिक्र कर लेते हैं। निश्चित रूप से हिसाब लगाने जैसा तो मैंने कभी कुछ किया नहीं और मैं ईश्वर से हमेशा प्रार्थना करती हूँ कि मैं कुछ करूँ और मुझे भुला देना, कि वो चीज़ मुझे याद में ना रहे, जिससे कोई एक अहंकार जैसा विषय मेरे मन पर। मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी का। सबसे पहले तो हमारी लंबित परियोजना थी, बहुत पुरानी परियोजना थी, ये ललितपुर सिंगरौली रेलवे लाइन। ये बात अलग है कि अभी हम पूर्ण रूप में उस पर पूर्णता पर नहीं पहुंच पाए हैं, लेकिन 200 करोड़ से भी ज़्यादा का फंड आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसमें दिया। मैं तत्कालीन रेल मंत्री और आज वर्तमान के रेल मंत्री जी को मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ, अपनी पूरी सरकार को धन्यवाद करती हूँ कि इस परियोजना को गति प्रदान की। अब लोगों को जिस तरह से नौकरियां मिली, मुआवजे मिले, तो वो सब मिलने के बाद लोगों को एक विश्वास हो गया है कि आगे आने वाले समय में रेल भी हमारे क्षेत्र में बहुत जल्दी आने वाली है। कुछ काम लंबित हैं, लेकिन 1 साल के अंदर वो काम पूर्ण होकर हमारे सीधी जिले को रेल की सौगात जरूर मिलने वाली है। 9 स्टॉपेज मैं आपको बता दूं, मैंने अपने इन कार्यकाल के अंतर्गत 9 स्टॉपेज किए। कुछ स्टॉपेज तो ऐसे थे कि मैंने जिद से, जनता की मांग पर और मेरे सरकार से आग्रह करके मैंने वो स्टॉपेज कराए और वो हुए हैं। नवोदय विद्यालय की स्थापना हो और मेरे दोनों जिलों में मेडिकल कॉलेज जो हुए हैं वो एक बड़ी बात है। और NH 39 में मैं जरूर थोड़ा सा मैं कमजोर रही, क्योंकि बहुत सारी अड़चनें आपने देखा होगा कि पिछली बार आदरणीय गडकरी जी ने इस विषय को उठाकर स्वयं में ये बात जाहिर की थी कि मैं इस पर सफल नहीं हो पाया। बहुत सारी अड़चनें ऐसी होती हैं मनोज जी कि कभी कभी आप कुछ करना चाहते हैं और चीज़ें पूरी नहीं हो पाती, पर मुझे पूरा विश्वास है कि क्षेत्र की जनता को मैं NH 39 की सौगात बहुत जल्द दे पाऊंगी। काम बहुत तेजी से लगा है, अड़चनें जो हैं उनको दूर की जा रही है हमारे सरकार के माध्यम से, हमारे प्रदेश सरकार के माध्यम से, और हमारे अधिकारी बहुत क्षमता के साथ काम कर रहे हैं उसमें। तो ये कई सारी ऐसी चीज़ें हैं
एक मैं सवाल पूछना चाहता हूँ जी। आपसे, क्योंकि विंध्य एक ऐसा इलाका है मध्य प्रदेश का जो अभी भी मुख्य धारा में शामिल नहीं हो पाया, पिछड़ा इलाका है, तब जबकि दशकों पहले विंध्य ने मुख्यमंत्री दिया, केंद्रीय मंत्री दिए, कई सारे राजनेता रहे, बावजूद इसके अगर वो पिछड़ा रहा, वहां पर वो विकास नहीं हो पाया, आज के युवा वहां पर पलायन कर रहे हैं, तो इसके पीछे का कारण क्या रहा? देखिए, पलायन जैसा अब पलायन करने की स्थिति तो मुझे लगता है कुछ परसेंटेज की बात बन सकती है, पर ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जहाँ से युवा निकलकर बाहर ना जा रहे हैं। वो उनकी अपनी इच्छा होती है, अपनी मर्जी होती है। कभी कभी हमें लगता है कि हमें घर में ये काम नहीं करना, पर उससे कहीं नीचे का काम बाहर जाके करना वो मंजूर करते हैं। तो देखिए, ये तो उनकी इच्छा पर विषय है, लेकिन जहाँ रही बात उद्योग की, रोजगार की, इससे मैं सहमत हूँ। जितना होना चाहिए उतना नहीं हो पाया है। मेरे संसदीय क्षेत्र में सीधी जिला एकमात्र ऐसा जिला है जहां पर जितनी उद्योग इकाइयां स्थापित होनी चाहिए, मेरे प्रयास के बावजूद भी उसमें कठिनाई हुई और उसको हम स्थापित नहीं कर पाए। लेकिन मेरे ही संसदीय क्षेत्र में सिंगरौली जिला ऐसा जिला है जिसमें 8 औद्योगिक इकाइयां स्थापित हैं। और आप सब जानते हैं, मैं कई बार इसको सदन में भी रख चुकी हूँ, और कई युवाओं को रोजगार भी मिल रहा है उसमें। और मैं सीधी में भी कोशिश करती हूँ कि जो भी हमारी परियोजनाएं चल रही हैं, चाहे रेलवे की हो, चाहे रोड की हो, चाहे जल जीवन मिशन के अंतर्गत आने वाली कई सारी परियोजनाएं हैं, उसके अंतर्गत छोटी छोटी फैक्ट्रियां हैं, कई प्राइवेट कंपनियां हैं, इसमें लगातार युवाओं को इन्वॉल्व करने की कोशिश करती हूँ। जो हमारे और अन्य भी जनप्रतिनिधि हैं वो भी करते हैं। लेकिन आगे आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी ने आगे आने वाले समय की तो मैं बाद में बात करूंगी, लेकिन वर्तमान में मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो भी चीज़ें हमारे विधायकों ने मांगी हैं, माननीय विधायक गण ने के माध्यम से जो भी चीज़ें हमारे मुख्यमंत्री जी के माध्यम से मांगी गई हैं, उनको पूरा किया गया है। और वो इस तहत भी पूरा किया गया है कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग, स्थानीय लोगों को रोजगार मिल पाए, वो इन्वॉल्व हो पाए और उनका आने वाले जीवन जो है सुगम हो पाए। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बीजेपी के एक विधायक हैं, आप ही की पार्टी के, वो दलित हैं, वो कहते हैं कि साहब अलग विंध्य प्रदेश बनना चाहिए, और नहीं बनेगा तो मैं आंदोलन करूंगा, प्रदेश में पूरे विधायक खड़े करूंगा। ये जो स्वर बीजेपी से ही निकल कर आ रहे हैं, वो ये बताते हैं कि साहब इतना विकास हो नहीं पाया। देखिए, मुझे तो नहीं लगता कि इसकी कोई ज़रूरत है इस तरह के आंदोलन की और इस तरह से उद्दलित होने की, क्योंकि हमारे पास हमारा एक अपना प्रदेश है और जो व्यवस्थित चल रहा है और जिसको बेहतरीन ढंग से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के माध्यम से चलाया जा रहा है, जिसमें जमीन से लेकर ऊपर तक की योजनाएं, आज आप देखिए कि हर वो व्यवस्था हमारे बिंद को मिली है, हमारे प्रदेश को मिली है जो मिलनी चाहिए एक नेतृत्व के माध्यम से। तो मुझे लगता है कि ऐसी अनावश्यक मांग, इसकी आवश्यकता तो है नहीं, परंतु फिर भी बिंद आगे बढ़े। चूंकि मैं बिंद से हूँ, बिंद आगे बढ़े। मैं इसके लिए मैं ईश्वर से भी प्रार्थना करूंगी और अपने नेतृत्व से भी प्रार्थना करूंगी कि आवश्यकता से अधिक बिंद को और मिलना चाहिए, और आप उसके लिए प्रयास भी कर रही हैं। लेकिन निश्चित बिंद रूप के से। बारे में कहा जाता है, बिंद की राजनीति के बारे में कहा जाता है कि बहुत जातिवाद है वहाँ पे, ब्राह्मण, ओबीसी, क्षत्रिय, और इसके साथ साथ जो तमाम वीकर सेक्शन हैं उनका भी जिक्र होता है। एक घटना सीधी की आई जिसने पूरी बीजेपी को लेकर प्रश्न चिन्ह लगा दिया, उसमें बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं का भी उल्लेख रहता है। आपको लगता है कि इस तरह की घटनाएं होती हैं, अक्सर तमाम इलाकों में होती हैं, जो कहीं ना कहीं बीजेपी के काम और विकास को पीछे छुपा देती हैं? इनसे बचना चाहिए पार्टी के कार्यकर्ताओं को। देखिए, इस जीवन काल में कब क्या घटित हो जाए हम नहीं कह सकते। ये तो एक एक क्षण अव्यवस्थित है। तो मुझे लगता है कि वो घटना हुई और उस घटना के विषय में बात करके हमको उससे पकड़कर आगे चलना है, ये ठीक नहीं है। परंतु हाँ, आगे आने वाले समय में कुछ ऐसी घटनाएं ना हो जो समाज को प्रभावित करे, जो हमारी कार्यशैली को प्रभावित करे, जो हमें प्रभावित करे व्यक्तिगत रूप से। इस बात से हमें डरना भी चाहिए और बचना भी चाहिए। और बचने से ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें डरना चाहिए, क्योंकि ये समाज हम सब सामाजिक प्राणियों से ही मिलकर बना हुआ है। इसमें सबको एक जैसा, एक साथ मिलकर चलने का अधिकार है, जीवन जीने का अधिकार है। तो मैं ऐसा मानती हूँ। और जैसा आपने कहा कि
बहुत इसमें कास्टिज्म है, जातिवाद है। समाज कई जातियों से मिलकर बना है मनोज जी, और ये स्वाभाविक सी प्रक्रिया है, मानवीय प्रकृति है। कास्टिज्म आ ही जाता है, आता है, लेकिन उस कास्टिज्म से कोई प्रभावित ना हो, उस जातिवाद से कोई प्रभावित ना हो, इस बात को लेकर चलना, ये पढ़े लिखे लोगों की निशानी होती है और उन्हीं का कर्तव्य और अधिकार दायित्व भी होता है। दायित्व होता है। मध्य प्रदेश के बारे में कहा जाता है कि विंध्य कांग्रेस का गढ़ रहा है, और लेकिन पिछली बार विंध्य ने बीजेपी को छप्पड़ फाड़ कर दिया। या यूं कहें कि जो सरकार कांग्रेस की बनी वो गिरी सिर्फ विंध्य के कारण कि आपके पास एक मजबूत पैर था। लेकिन आपको लगता है कि विंध्य को जो संभाल के रखना चाहिए था, जो नेतृत्व देना चाहिए था, वहाँ के लोगों को मित्र नहीं मिल पाया? आपने देखा कि हमारे वहाँ के वरिष्ठ नेता हैं, अभी अभी उन्हें मंत्री बनाया गया, अभी बनाया शुक्ला जी। तो ऐसा नहीं है, कभी कोई चीज़ें निर्णय में थोड़ा सा विलम्ब हो सकता है, लेकिन वो उपेक्षित नहीं। अभी की स्थिति क्या है चुनाव की? बिल्कुल 100% हमारी सारी सीटें आ रही हैं, और ये मैं बहुत विश्वास के साथ कह रही हूँ कि जो कभी कभी कुछ चीज़ें दिखती हैं लेकिन आंतरिक रूप से कुछ और होता है। तो इसलिए हम वो लोग नहीं हैं जो झूठे वादे करके और झूठा आपको बात करके आपको भ्रमित कर दे कि हमारे साथ क्या होने वाला है। हम जानते हैं, हमने ज़मीन पर काम किया है, हमारे दोनों नेतृत्व ने हमको ऐसी योजनाओं से वो किया, लाभान्वित किया है जिनको हम ज़मीन पर लेकर जाएंगे तो आज गरीब घर का उस परिवार का एक व्यक्ति जरूर बात करेगा कि ये उस सरकार का काम है जो सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, दोनों ही जगह में, चाहे वो दिल्ली की सरकार हो चाहे वो प्रदेश की सरकार। तो इसलिए मैं मानती हूँ कि आपने जो स्थिति पूछी कि विंध्य की स्थिति क्या है, 100% पूरी स्थिति लेकर तो फ्रीबीज को लेकर बीजेपी पक्ष में नहीं होती। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार कह चुके हैं, आम आदमी पार्टी पर पार्टी निशाना साधती है कि आम आदमी पार्टी साहब सब कुछ फ्री देने की बात करती है। दूसरी तरफ आप लाडली बहना, चप्पल, जूता, छतरी सब कुछ दिए जा रहे हैं। पहले आपने 1000 की बात की, अब 1250 दे रहे हैं और कहते हैं कि हम तो 3000 भी देंगे। तो अगर आपकी 18-19 साल की सरकार रही है और आपने बहुत अच्छा काम किया है, तो फिर खजाना लुटाने की ज़रूरत क्या है कि आपको लुटाने के लिए कर्ज लेना पड़ रहा है? देखिए, कर्ज लेना और कर्ज लेकर काम करना ये तो प्रशासनिक व्यवस्था है और सरकार इसी तरह से चलती है। कोई भी सरकार इसके बिना तो चल नहीं सकती। कम और ज़्यादा वो तो अपनी व्यवस्था की बात होती है और अपनी क्षमता की बात होती है कि किसने कितना लिया है और वो किस हिसाब से उसको पूर्ण कर सकेगा। मैं ऐसा मानती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की का जो सिद्धांत है और जो उसका उद्देश्य है वो सेवा का है। आपको ध्यान में होगा 2014 में जब हमारे प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने अपने आप को प्रधानमंत्री कहलवाने से रोका था। प्रधान सेवक के रूप में वो आपको प्रस्तुत करना चाहते थे, और स्वच्छता अभियान से लेकर शौचालय बनाने से लेकर लोग हंसा करते थे उनके ऊपर, क्या अरे ये क्या देश का प्रधानमंत्री, क्या ऐसा काम करना है, क्या यही बच गया है क्या। आज हम कहाँ हैं, किस शिखर पर हैं। आज वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वमान्य नेता बन गए हैं। इसलिए नहीं कि उनको किसी तरह की राजनीति करनी, उन्होंने सिर्फ सेवा को प्रधानता दी। मैं ऐसा मानती हूँ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के माध्यम से हमेशा सेवा करने का कार्य किया गया है। आपने जो कहा कि ये दिया वो दिया, ये हमारे लिए एक सेवा के भाव के रूप में। किसी ने कहा कि ये महिला आरक्षण बिल पास हुआ, ये तो बहुत बड़ा एक स्ट्रोक है, मास्टर स्ट्रोक है। मैं ऐसा नहीं मानती। चूंकि हम राजनीति में हैं, अलग बात है, राजनीति के माध्यम से हम सेवा के कार्य करने के लिए निकले हैं और हमारे नेतृत्व ने हमें यही सिखाया है। इसलिए हम जो भी काम कर रहे हैं, चाहे वो आवाज़ देने की बात हो, चाहे वो पाइप से पानी जाने की बात हो, चाहे वो आयुष्मान कार्ड के तहत वो करने की बात हो, चाहे हमारी लाडली बहना की बात हो, लाडली लक्ष्मी की बात हो। आप देखिए, लाडली लक्ष्मी, लाडली बहना एक ऐसी योजना है जो ऐतिहासिक रूप से स्थापित हो चुकी है, और आने वाले कई वर्षों में जब बात आएगी योजनाओं की तो इस योजना पर समीक्षा होगी कि किस तरह की ऐसी योजना बने कि जो लोगों तक हृदय से जुड़ पाए। इसलिए मैं पुनः कहूँगी आपसे कि ये सिर्फ और सिर्फ सेवा का भाव है, ये कोई राजनीतिक स्टंट नहीं है, और इसकी आवश्यकता हमेशा से रही। बहनों को, बेटियों को, उनको सुरक्षा देने के लिए, उनके अधिकारों से उनको सुरक्षित करने के लिए, और आगे भी रहेगी। इसलिए इसे उस दृष्टि से इसको देखें। आगे हम आपको कहाँ देखें? आपको हम लोकसभा में देखें या विधानसभा में देखें? क्योंकि पार्टी ऐसा मंथन कर रही है, पार्टी ऐसा चिंतन कर रही है कि कुछ सांसदों को विधानसभा चुनाव लड़ाना चाहती है। आपको ध्यान होगा
कि मैं स्वतंत्र रूप से जिला पंचायत अध्यक्ष बनी थी, और लेकिन मेरा मन, मेरा विवेक, मेरी इच्छा, मेरा हृदय पूर्ण रूपेण भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ था। मेरे परिवार के माध्यम से मैं यहाँ पर आई और मैंने सहर्ष भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के साथ उन्हें नमन किया, और मैं भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश करके यहाँ पर सबसे पहले मैंने जो सीखा वो कार्यकर्ता बनने का भाव सीखा। तो आपने बहुत बड़े सवाल पूछे हैं, सांसद, विधायक वगैरह वगैरह। मैं सांसद हूँ निश्चित रूप से। लोगों ने कई बार ये भी पूछा कि आपने बड़े बड़े 2 नेतृत्व को हराया, कांग्रेस के अजय सिंह राहुल को हराया और इंद्रजीत कुमार पटेल को हराया। मैं बिल्कुल डर जाती हूँ, तो मैं अपने आप में निहारने लगती हूँ कि मैं कहाँ से, मैंने कैसे हराया भाई, मैं कौन हूँ। तो जो मैं फिर से वापस वहीं आ जाती हूँ कि जो मैंने सीखा वो मैंने कार्यकर्ता बनने का भाव सीखा। मुझसे बहुत कुछ गलतियां हुई कार्यकर्ता बनने के भाव को सीखने के टाइम में। कभी कभी उछलकर आगे वाली कुर्सी बैठ जाना, फिर थोड़े दिन बाद याद आया कि नहीं मैं तो कार्यकर्ता हूँ, मुझे 3 कुर्सियां सामने की छोड़कर मुझे पीछे बैठना चाहिए। मैं जिला पंचायत अध्यक्ष नहीं हूँ, मैं सांसद नहीं हूँ। तो सबसे पहले मैं ऐसा मानती हूँ मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ। तब भी थी जब मैंने शुरुआत किया था, आज भी हूँ, आगे आने वाले समय में भी रहूंगी। तो मुझे भारतीय जनता पार्टी ने बहुत कुछ दिया है। आज आप मुझसे बैठकर बात कर रहे हैं मनोज जी, भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता होने के नाते, भले उसने मुझे सांसद बना दिया, पर सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी की हूँ, इसलिए आप मुझसे बात कर रहे हैं। शायद अन्य दल से होती तो आप मुझसे बात भी नहीं करते और इतना बड़ा इंटरव्यू नहीं लेते। इसलिए इस बात को मैं पूरी कर लूँ, इसलिए पार्टी का आदेश, पार्टी की इच्छा और पार्टी का सिद्धांत मेरे लिए सर्वोपरि है। पार्टी अगर कहेगी तो विधायक भी लड़ जाएंगे, पार्टी कहेगी तो सांसद भी लड़ जाएंगे, पार्टी कहेगी तो घर पर भी बैठ जाएंगे। पार्टी अगर कहेगी बैठ जाओ तो भी मैं बैठ जाऊंगी। आपने इतने सारे चुनाव लड़े, आपको कठिनाई महसूस हुई प्रतिस्पर्धा में कि कहीं ना कहीं टांग खिंचाई, गुटबाजी, क्योंकि वहां बहुत है, इसलिए मैं पूछना चाहता हूँ बिंदी में। और उनके लिए क्या संदेश? देखिए, मुझे लगता है कि एक पुरुष और महिला के लड़ाई में बहुत अंतर होता है। महिलाओं को कई तरह से लड़ना पड़ता है, बहुत सारी लड़ाई का सामना करना पड़ता है। आंतरिक वाली भी लड़ाई का सामना करना पड़ता है, शब्दों के बाढ़ की भी लड़ाई का सामना करना पड़ता है, कुदृष्टि की भी लड़ाई का सामना करना पड़ता है, और फिर राजनीतिक लड़ाई तो वो तो एक सामान्य और सहज है, क्योंकि मैं आज यहाँ पर हूँ जहाँ पर लाखों लोगों की इच्छा रही होगी। निश्चित रूप से बहुत सारे सो कॉल्ड लीडर्स जो चाहते थे कि उन्हें यहाँ पर होना चाहिए, इस पद में होना चाहिए, मैं किसी लायक नहीं हूँ, तो निश्चित रूप से मुझे उनकी भी लड़ाई का सामना पड़ता है। इसलिए हमें 2 गुनी, 3 गुनी, 4 गुनी क्षमता में लड़ना पड़ता है, और हम लड़ते हैं और हम जीतते हैं। और मैं धन्यवाद देती हूँ भारतीय जनता पार्टी का, जो हर वक्त, हर पल, हर क्षण मेरे साथ खड़ी रही, सच में मेरे साथ खड़ी रही। मैं ईश्वर का भी धन्यवाद देती हूँ, जिनकी कृपा से आज मैं यहाँ पर इस अस्तित्व में आपसे बात कर पा रही हूँ। तो इसलिए कई क्षमताओं के साथ, 2 गुनी, 3 गुनी, 4 गुनी क्षमताओं के साथ आगे भी लड़ने के लिए तैयार हूँ, और हमारी लड़ाई में कहीं कोई कमी नहीं है। शायद आप उस स्तर पर कम लड़ पाते हैं, इसीलिए शायद इस विधेयक की जरूरत पड़ी थी। ये आपने बहुत अच्छा, क्योंकि ये इंटरव्यू का जो समापन है वो बहुत अच्छा रहा है कि जब महिला, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, राजनीति में हो या किसी भी क्षेत्र में हो, वो जब उस मैदान में जाती है तो उसे बहुत संघर्ष करना पड़ता है, और एक आम आदमी से ज़्यादा, यानी कि पुरुष से ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है, और कई मायनों में संघर्ष करना पड़ता है। बावजूद उसके वो जीतती है, वो आगे बढ़ती है, इसलिए उसका नाम शक्ति होता है, और शक्ति जीतती ही है। जैसे कि महिला आरक्षण में एक जीत हुई और देश के सामने उनका रिजल्ट भी आया, परिणाम भी आया, और इससे स्वाभाविक तौर पर देश की तस्वीर भी बदल गई। रीति जी, आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत आभार।